वाले हैं वो भी यही बोलते हैं कि हम तो पीछे से माल लाते हैं, वो भी हमें महंगा मिलता है। सर्दियाँ चली गई हैं लेकिन अभी भी रेट इतने ही हैं कि आम बंदा नहीं खा सकता। कोई चीज़ लेना रोज़मर्रा की बच्चों के दूध से लेकर आप एक बात करें जनरली राशन के हवाले से तो बहुत मुश्किल है इस वक्त हालात। महंगाई बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। 2,05,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए महीना है सर। आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। ₹6 लाख और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। हम बिल्कुल गरीब आदमी हैं, ये इतना ना बनाएं ये पार्लियामेंट के हाउस ही बजट सारा घूमता रहे। लेकिन ये लोग भी हैं, इधर हमारा आबादी में रहते हैं सर, इनकी बीवी हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी यहाँ बहनें हैं जो सारा दिन लोगों के घरों पे काम करती हैं। वो किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 15,000 सैलरी है सर, किसी की 20,000 सैलरी है। लिहाजा इस बजट से हमारा गुजारा नहीं हो रहा सर। हमसाया तो सालाना दाते सालान मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरे मियाँ के पथरीला मसला तो मेरा ही मसला दूसरा पिते का तो गरीब बंदे साड़ी इमदाद की जाए। शायद हमारा मुकद्दर ऐसा है या हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे हैं कि जो एक दिन इधर प्लाजा देखते हैं, दूसरी दफ़र उनका जनाब दूसरा प्लाजा देखते हैं, इधर कोठी देखते हैं, इधर गाड़ियाँ देखते हैं नई से नई। शौक़ तो हमें भी होता है मगर हम ये अपना शौक़ जो कब्र में लेकर जाते हैं। ये महंगाई में कोई चीज़ सस्ता नहीं है, हाथ नहीं पहुँचेगा, हर चीज़ समझ से बाहर है। आटा है, चावल है, घी है, ये सारा राशन है, सब्जी है, सारी महंगी हो गई। गैस, बिजली, पानी, यूटिलिटी यानी तमाम कोई ऐसे शोबा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जहाँ पे हम जो है कह सकें कि हाँ हमारे लिए कुछ इस मुल्क में हमारे लिए कुछ फ़ायदा है। घर के अखराजात है पूरे नहीं हो पा रहे। आटे की कीमत देख लें, चीनी की कीमत देख लें, किस हद तक पहुंची हुई है। मर गए भुक्के, तनख्वाह नहीं देंगे, पेट्रोल भी महंगा, कोई नहीं सुनता। देखो लोगों, बजट बनाने वाले वज़राओं ने और काबीना ने अपने आप को 188% तनख्वाह में इजाफे दिया। और आपने ये भी देखा कि हमारे सेनेट और नेशनल असम्बली के स्पीकर हजरात ने भी अपनी तनख्वाह बढ़ा ली और मेंबरान ने भी अपना तनख्वाह बढ़ा ली। तो ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि उनको महंगाई का एहसास नहीं है या उनको एहसास नहीं है कि लोग कितने कर्ब में हैं। उनको ये एहसास था, इसीलिए इन्होंने अपने आप की तनख्वाह बढ़ाई। कोई बहुत बड़ा इसमें इनकलाबी नुमाया पहलू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम उंगली से इशारा करें और कहें कि जनाब वाह वाह तब्दीली आ गई। बुनियादी तौर पर इस बजट का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी 3-4 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बुनियादी बता दूँ। एक तो ये टोटली डिक्टेटेड बाय IMF बजट है और ये एक्सेप्ट किया है, पूरी इकनॉमिक टीम ने एक्सेप्ट किया है कि हम बेबस हैं। जो हम अगर कोई प्रपोज़ल भी हो तो IMF के पास भेजते हैं जो 15-20 दिन में उसको रिव्यू करने के बाद हमें बताता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्टेड। सेकंड, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इसमें सेफ गार्ड किए गए हैं और एलीट को सेव किया गया है। आप कहते हैं कि हमने तमाम टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म कर दिए हैं, हमने तमाम सब्सिडी ख़त्म कर दी है। 70 अरब रुपए ये दे रहे हैं अरकान पार्लियामेंट के लिए रखे हैं और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने लिए की एक ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम करनी है, उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान में जाके एक गली बनानी है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का एक काउंसलर का काम है। और ये सियासी रिश्वत, इसको पॉलिटिकल जो है
इसको आप रिश्वत कह सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होता है, जिसको जितने दे दें। Minister for Finance and Revenue to present the federal budget for the year 25-26. जनाब स्पीकर, हमने पिछले लगभग सवा एक साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशरी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है। तकरीबन हर साल की तरह मौजूदा साल के माली बजट को भी IMF का तैयार करदा बजट ही करार दिया जा रहा है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से तो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अमली तौर पर आम आदमी के लिए उतना ही गैर फायदेमंद है जितना गुज़िश्ता 10 बरसों से देखा और परखा जा रहा है। अगर आम फहम और सादा जुबान में बजट आदादोशुमार का तर्जुमा किया जाए तो जो तस्वीर बनती है उसको हमारे इक्तसादी माहिरीन इस तरह बयान करते हैं। हुकूमत का जिस तरह वो डायरेक्ट टैक्स गिनती है वो तरीका ही गलत है। हुकूमत जो है वो विद होल्डिंग टैक्स को डायरेक्ट टैक्स गिनती है, लेकिन सच्ची बात है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो लोगों को कुछ चीज़ों की कीमतें महंगी कर देता है, तो वो विद डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। और दूसरा ये कि हुकूमत जितने भी वादे करती है वो पूरे नहीं कर सकती, वो सिर्फ वादे जो है वो नौकरी पेशा लोगों पे पूरे कर लेती है। हुकूमत जब ये कहती है कि हम नौकरी पेशा लोगों से टैक्स जमा करेंगे 500, तो उसके तो 600 अरब रुपये जमा कर लेती है। लेकिन जब हुकूमत कहती है आपको कि हम ताजिर दोस्त स्कीम से 53 अरब रुपये जमा करते हैं, तो 53 अरब रुपये की खतीर रकम के सामने वो 40 लाख रुपए से भी कम जमा करती है। हुकूमत जब ये कहती है, IMF से वादा करती है कि हम एग्रीकल्चर टैक्स जमा करेंगे, तो उसमें फिर कामयाब नहीं होती है। इस साल भी सिंध हुकूमत ने है सिर्फ 10 अरब रुपया रखा है कि 12 साल के अंदर आप जमा करेंगे एग्रीकल्चर टैक्स, लेकिन सिंध से नौकरी पेशा लोगों से आप 250 अरब रुपए का टैक्स लेंगे, तो ये तवाज़ुन तो नहीं है। तो हुकूमत बातें तो करती है, लेकिन सच्ची बात है कि हम रिलाई करते हैं कस्टम टैरिफ पे, हम रिलाई करते हैं एक्साइज टैक्स पे, हम रिलाई करते हैं सेल टैक्स पे, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और आपने देखा है कि 1 या 2 दिन पहले हमारे वज़ीर ख़जाना ने अब चूज़ों पे भी टैक्स लगा दिया है कि हर मरतबा एक अंडे से चूज़ा निकलेगा तो हुकूमत जो है वो 10 रुपये एक्साइज टैक्स लेगी। एक्साइज टैक्स उस पर लिया जाता है जो आप समझते हैं कि चीज़ें कंजम्पशन की बुरी है, यानी कि सिगरेट हुई, शराब हुई, ऐसी चीज़ों पर दुनिया में एक्साइज टैक्स लगती है, इसको सिन टैक्स भी बोलते हैं। अब आप जो पाकिस्तान में जो सस्ता तरीन मीट प्रोटीन है, फ़िश तो पाकिस्तान में नहीं चलती है, जो चिकन चलती है, तो चिकन के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। हुकूमत के लिए ये मैं समझता हूँ कि अगर ये हसास होते तो ये इनकी शर्मिंदगी के लिए इनका मुकाम था। ये हमारे माहिरीन से ज़्यादा IMF के माहिरीन का दिया हुआ बजट है, और हम जिस तरह IMF के एक प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं और बड़ा टाइट वो प्रोग्राम है, उसमें उसको पेश नज़र रखते हुए ये बजट जो है ये उनकी ईमा पे और उनकी मर्ज़ी पे ज़्यादा बना है, हमारी मर्ज़ी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए तज़ाद कितना है कि पार्लियामेंटेरियंस की और शोबों में भी जो तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई हैं, और उसका जवाब ये लिया गया है, ये बताया गया है कि जी 2016 के बाद अब बढ़ी हैं। तो भाई बाकी मुल्क का हाल क्या हुआ है वो तो आप देख लें। तो जो इतने गुना तनख्वाहें बढ़ा के और इस बरसरे इक़्तिदार तबके को ये एहसास नहीं है कि इसके नतीजे में गरीब आदमी मुल्क में क्या सोचेगा, एहसास बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या आप समझते हैं कि ये जिन माहिरीन ने बजट बनाया, ज़्यादातर बैरूनी, अच्छा चलें कोई अंदरूनी भी होंगे थोड़े बहुत, उन्हें लोगों की ज़िंदगियों का एहसास होगा, सामने उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी रख के और ये बजट बनाया होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 3 साल में जो मिडल और लोअर मिडल क्लास है वो ख़त्म हो गई है। अब 2 क्लास हैं इस मुल्क में, एक एलीट क्लास है, एक गरीब लोग हैं। मिडल और लोअर मिडल जो हम जैसे लोग थे, या ये हमारे कैमरा मैन हैं, ये मिडल और लोअर मिडल में हम लोग आते हैं, ये ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ गरीब है या अमीर है, और उस अमीर को मज़ीद अमीर किया जा रहा है। ये डिवाइड, उसकी वजह मैं बताऊं, चेयरमैन FBR ने जो कमेटी में बताया है, उन्होंने बताया कि 95% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो टैक्स देने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने कहा जो 5% लोग हैं जो एलीट है इस मुल्क के, वो 1300 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर रहे हैं। साफ कहा है उन्होंने, मतलब उन पे बनता है 1.7 ट्रिलियन का टैक्स बनता है, इनकम टैक्स,
और वो दे रहे हैं 499 अरब, बाकी वो चोरी कर रहे हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है। तो इस मुल्क में टैक्स चोरी भी लीड कर रहा है और फेवर भी वो ले रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के साथ जुड़ी हुई मेराबादी, जिसको CDA के दस्तावेजात में एक ऐसा सेक्टर करार दिया जाता है जिस पर लोगों की बड़ी आबादी काबिज है। दरअसल इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स को घरेलू मुलाजमीन सप्लाई करती है। इसके अलावा इस आबादी में 5000 से ज्यादा ऐसे अफराद रिहाइश पजीर हैं जो इस्लामाबाद पुलिस में मुलाजिम हैं और इस्लामाबाद के रवायती सेक्टरों में महंगी रिहाइश हासिल नहीं कर सकते। यासीन जोया 1986 से मेहराबादी में किराए के मकान में मुकीम हैं। यासीन जोया जो खुद बीमार हैं और अगले महीने पिम्स अस्पताल में उनके जिगर का ऑपरेशन होगा, लेकिन उनके पास अद्वियात खरीदने के पैसे कहां से आएंगे वो नहीं जानते। उसके 2 बेटे मजदूरी करते हैं, जिसका हिसाब यासीन जोया इस तरह देते हैं। हम इस बजट में ऐसा गुजारा कर रहे हैं सर, हमारे 2 बेटे हैं, एक की 20,000 रुपये सैलरी है सर, एक की 15,000 रुपये सैलरी है सर। मैं आप ख़ुद बीमार हूँ सर, तो जिसमें मेरी 2 बेटियाँ हैं और एक मेरी बेगम है और एक हमारा ये नवासा है सर। ये भाई ये भी हमारे पास रहता है ना, जिसमें हम 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया बिल किराया दे रहे हैं सर मकान का, और 8-7 हज़ार रुपया हमारा सर बिजली का बिल आ जाता है। उसके अलावा 9,000 रुपये का तकरीबन हमारा दूध आ जाता है सर। घी चीनी डाल के तकरीबन हम 50-55 हज़ार रुपये पर सर हम पूरे 1 महीने का हमारा बजट है जी, जिसमें हमारी जो सैलरी है ना सर जी, वो तकरीबन 35,000 रुपया जो हमारी सैलरी है वो सैलरी है। लिहाजा इस बजट से हमारा कुछ गुजारा नहीं हो रहा सर, हमारा अल्लाह वारे से, और इंशाअल्लाह ताला हम बस मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट का हम अपील करते हैं, इस गवर्नमेंट से बराए मेहरबानी अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, ये गरीबों के लिए कुछ बजट के बारे सोचे। यासीन जोया की बीवी, जिसकी जिम्मेदारी घर का किचन चलाना है, उसके पास भी कहने को शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आंसू जरूर हैं जो बेहतर कहानी बयान करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मुश्किल गुजारा जी, बहुत मुश्किल। ते गरीब बंदे हैं तो इमदाद की जावे। मेरा मियाँ ही बीमार है, परेशान होता करामना पथरी का, ते मेरा ही पित्ते का मसला, पित्ते का परेशान करामना। गरीब बंदे हैं, दवाई कदी ले ली कदी कोई ना ली। 500 की तो आ वेंदी, गोलियां होंदियां, कैप्सूल होंदे, सिरप होंदा। जिस वेले पैसे उमें लै लवेंदी, जिस वेले पैसे नहीं तकलीफ हो गई तो कदी नहीं ली दवाई। कि किस वेले किराया नहीं तो महंग भाई हो तो बिल ज़्यादा हो किराया गड्डियां दे, ते मसे गुजारा घर दा ते वेंदे कोई ना पिछा गिरा। इसी आबादी में सिकंदर हयात भी काफी अरसे से रिहाइश पजीर हैं और पेशे के लिहाज से घरों में लगने वाले पत्थरों की रगड़ाई के माहिर हैं। सिकंदर हयात से जब बजट और इसके गुजर बसर के हवाले से पूछा गया तो इसके पास लातादाद जवाबात थे। 35-40 हज़ार भी जो है ना, ये हमारा प्रॉपर तौर पे नहीं है। ये कभी 35-40 हज़ार आ गया, कभी इससे भी कम होते हैं, और उसमें हम अपना पेट काटते हैं। अभी लोग 3 दफ़ा खाना खाते हैं। हम सुबह को नाश्ता करके शाम को अपना रोटी खाएंगे, दोपहर वाला खाना हम नहीं खाएंगे। हमारा किराया है वो तकरीबन 15,000 रुपये बनता है। 1 क्वार्टर है हमारे पास, जिसमें हमें 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये तकरीबन माना बिल आता है इसी 1 कमरे पर ही। और हम तकरीबन ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि अपना पेट काट कर जिधर हम रह रहे हैं, ये भी हम किराए पे रहते हैं, ताकि इन लोगों को हम क्लियर कर सकें। इन लोगों के साथ हमारे जो मसला मसाइल बनते हैं वो ना बने। बस गुजारा करने वाली बात ही है, मगर अभी वो चीज़ नहीं है कि हम को राज के खा रहे हैं। बस गुजारे से ही है हिसाब किताब, कभी आ गया कभी चला गया बस। अगर मुआशी माहिरीन की तरफ रुजू किया जाए और उनसे यही सवाल किया जाए तो वो बजट और आम आदमी के मुआशी हालात का तकाबल किस तरह करते हैं? लोगों के जो हालात हैं उन्हें देखकर तो ये भरपूर अंदाज में बजट साल से मैं तो भूल गया हूँ कब बना था।
माजी के एक वज़ीर ख़जाना थे, जब उनसे बजट की तकरीर के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो किसी ने उठ के सवाल किया कि जनाब आपने मुल्क में मिनिमम वेज यानी कि सबसे कम आमदनी इतनी रखी है, तो आप क्या इसमें किसी एक एवरेज फैमिली साइज़ 4-5 लोगों का उनका बजट महीने का आप बना सकते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा वेल इट्स इन द बजट। तो फिर जवाब फिर उन्हें जवाबन ये किसी सहाफ़ी ने पूछा कि जी ठीक है बजट में तो है, लेकिन ये क्या लोगों की ज़िंदगियों से इसका ताल्लुक़ है जो आपने मिनिमम वेज बनाई है? और इस वक्त भी गालबन वो 37,000 रुपये पिछले साल वाली है, उससे आगे नहीं बढ़ी। तो उस पर वो इतने कंफ्यूज हुए। फिर वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक साहब थे जिन्होंने उनका बीच बचाव कराया। उन्होंने कहा अगला सवाल, अगले सवाल पे चले गए, उसका जवाब कभी उन साहब ने नहीं दिया। बड़े नामी ग्रामी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये इस किस्म का तजाद तो आपको मिलता है ना पाकिस्तान में। बुनियादी तौर पर अगर आम आदमी की आप बात कर रहे हैं ना, आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है जो पहले ही सप्रेस हो चुकी है, वो मज़ीद सप्रेस होने जा रही है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह यह है कि आपकी जो फ्यूल चार्जेस हैं बढ़ने जा रहे हैं। 2.5 रुपये आपके ऊपर कार्बन लेवी लगेगी, 10 रुपये आपकी पेट्रोलियम लेवी में इंक्रीज़ प्रपोज्ड है, वो उन्होंने जो कैप था वो ख़त्म कर दिया, तो वो जितनी भी चाहें कर सकते हैं। इससे एक अलहदा वो आएगा। बाकी जो प्राइसेस हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ और मेरे ऊपर टैक्स लगता है तो मैंने नहीं देना, वो अल्टीमेटली पास ऑन होना है। तो ये तो पब्लिक को नज़र आएगा कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और जो परचेजिंग उनकी पावर है वो मज़ीद कम हो जाएगी। इतने ताकतवर लोग हैं ये 111 इदारे। आप IMF से ये एग्री कर रहे हैं, आपने आम आदमी की हर किस्म की एग्जम्पशन ख़त्म कर दी। बिजली पर जो आपको पता है सब्सिडी ज़ीरो हो गई है। हुकूमती ओहदेदारों बशमूल वफाकी वज़ीर ख़जाना वफाकी बजट को मुतवाज़न और मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट करार दे रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बजट में टैक्स के दायरे को बढ़ा दिया गया है, जिससे मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। बजट बनाने वालों को बड़ा इल्म है कि मुल्क में महंगाई हो गई है, लिहाजा बजट बनाने वाले वज़राओं ने और काबीना ने अपने आप को 188% तनख्वाह में इजाफे दिया, और न सिर्फ इजाफा दिया बल्कि बैक डेट से दिया। मई में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हमारी तनख्वाहें जनवरी से बढ़ जाएंगी और 188% बढ़ी। इसी तरह पिछले साल आपने देखा कि हमारे जो पंजाब के MPA और वज़रा हैं उन्होंने अपनी 800% तनख्वाह 900% तनख्वाह तक बढ़ाई। और आपने ये भी देखा कि हमारे सेनेट और नेशनल असम्बली के स्पीकर हजरात ने भी अपनी तनख्वाह बढ़ा ली और मेंबरान ने भी अपना तनख्वाह बढ़ा ली। तो ये कहना तो मुनासिब नहीं है कि उनको महंगाई का एहसास नहीं है या उनको एहसास नहीं है कि लोग कितने कर्ब में हैं। उनको ये एहसास था, इसीलिए इन्होंने अपने आप की तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन उन्होंने आवाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। और बिलखुसूस इन्होंने जो सबसे मेहनत कश लोग होते हैं जो कि मिनिमम वेज पे होते हैं 37,000 रुपये, वो मिनिमम वेज नहीं ऐलान किया उन्होंने। नहीं तो ये बड़ा नादिर मौका था कि सूबों के साथ मिलकर ये मिनिमम वेज को 10% भी बढ़ा लेते कम से कम, तो 41,000 रुपये कर देते। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि 45,000 रुपये करनी चाहिए थी। कोई बहुत नुमाया पहलू अभी तक नज़र नहीं आया। गो के चीदा कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि जिन पे अगर मनो अमल किया जाए तो शायद वो पाकिस्तान को एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। मसलन ये कहा जा रहा है कि जी इस साल टैक्सेशन के निज़ाम को ज़्यादा वसी किया जाएगा। भाई बहुत अच्छी बात है, अगर कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो मामला आ जाता है हुकूमत की इन्फोर्समेंट का, इम्प्लीमेंटेशन का, नियतों का। आप और कितनी मोटिवेज बना लेंगे जब तक कि आपके मुल्क में लोगों को खुराक पूरी नहीं मिल रही। ये एक सवाल तो बनता है ना। वो उस किस्म की चीज़ों को आपको तब्दील करने की और बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़री मईशत इतनी बुरी हालत में है इस वक्त कि जब तक कि भरपूर अंदाज में ज़री मईशत को ना देखा गया तब तक पाकिस्तान के लिए माशी इस्तेहकाम, उस किस्म का जैसा इस्तेहकाम हमें चाहिए, वो मुझे आता हुआ मुश्किल लगा। जो रूटीन में हमारे बजट बनते हैं उसी तरह का बजट है, इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं है, कोई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या इस मुल्क में कोई तब्दीली लाने के लिए फ्यूचर के हवाले से कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये बैकफायर इस तरह करेगा कि यही जिस तरह 2024-25 में रहा है इस पूरे मुल्क में, कभी आपके सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, कभी किसान कर रहे हैं, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं,
इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, प्राइसेस आपकी शूट अप हो चुकी हैं। तमाम चीज़ों की आप देख लें ना, मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है कि अब आप अंदाज़ा करें कि जो ऑयल प्राइसेस की वजह से हुआ ये है कि आपकी ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई है, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कंजम्पशन कम होनी शुरू हो गई है। इतनी डिमांड सप्रेस हो चुकी है कि अब लोगों के लिए, लोग देख लेना, जिसने 2 चीज़ें ख़रीदनी होती थी अब वो एक पे आ गया। जो एक ख़रीदता था 1 हफ़्ते में, तो अब वो कहता है मैं 1 महीने में ख़रीद लूँ। शर्म का मकाम है, और मैं सीरियसली मैं ये वर्ड बड़े समझ से कह रहा हूँ कि उन्होंने 38.5% टैक्स को कम करके 38.15% किया है। जुराइम के हवाले से जो सूरत हाल आज नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ घरों में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे भी इतलात मिली हैं, कई रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं रिपोर्ट होते हैं, चोरी चकारी। हमेशा की तरह तनख्वाहदार तबका इस मर्तबा भी तनख्वाहों में बड़े इजाफे का ख्वाहिशमंद था, और मुआशी माहिरीन मुल्क में तेज़ी के साथ बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र ये अंदाजे लगा रहे थे कि अगले साल के माली बजट में न सिर्फ तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा किया जाएगा, बल्कि आम दिहाड़ीदार मजदूरों और छोटे मोटे काम करने वालों की माहाना उजरत में भी इजाफा किया जाएगा। महंगाई और बजट बनाने वालों को साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस तरह देखते हैं। शर्म का मकाम है, और मैं सीरियसली मैं ये वर्ड बड़े समझ से कह रहा हूँ कि उन्होंने सैलरी क्लास को, जिसके ऊपर 35% टैक्स था और उसके ऊपर 10% सरचार्ज था, यानी कि हाईएस्ट ब्रैकेट पे वो 38.5% टैक्स था, जो कि 5-6 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में जितने लोग हाईएस्ट ब्रैकेट में दुनिया में कहीं नहीं होते, उस 38.5% टैक्स को कम करके 38.15% किया है, लेकिन 0.35% टैक्स कम किया। 1% भी कम नहीं कर सके, 1% का 1/3 हिस्सा इन्होंने कम किया है। और इसको फिर रिलीफ कहते हैं, पूरे कुछ जुमलेबाजी करते हैं, अपने बयानियाँ बनाते हैं कि हमने लोगों को रिलीफ दिए। रिलीफ क्या दिए? रिलीफ दिए कि जो 2 लाख और पता नहीं कितने टैक्स देगा उसको 7,000 रुपये हम टैक्स रिलीफ दे देंगे। 5 लाख आपकी सैलरी होती है मंथली, और 5 लाख सैलरी इस वक्त कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी बच्चों को पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना है, सरकारी स्कूल तो नहीं है आपके पास, आपने मेडिसिन लेनी है, आपने घर किराए पे लेना है, आपने अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं तो आपने थोड़े बहुत बेहतर कपड़े भी पहनने हैं, तो वो 5 लाख पे आप अंदाज़ा करें 35% प्लस 10%, 45% आपका इनकम टैक्स है। ये बहुत ज़्यादती है, और वो एक देसी लफ्ज़ है कि घुंघलुओं से मिट्टी झाड़ना। ये इस बजट में इन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद के बाद मामूली सा, और उससे इनके रेवेन्यू पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, रेवेन्यू वही होगा। उन्होंने उसके दूसरे ऐसे वो जो 10% बढ़ा है ना, उसके बाद में भी शायद ये 600 अरब से ज़्यादा अगले साल रिकवर कर, तो लोगों को इन्होंने कोई फैसिलिटेट नहीं किया तनख्वाहदार तबके के लिए। 2022 से अगर मवाजना करें तो 2023 और 2024 2 रिकॉर्ड साल थे महंगाई के लिए। उसके बाद ये महंगाई की शरह बकौल सरकार कम हुई, और उन 2 सालों में मजमूई तौर पे महंगाई कोई 60%, 50 से 60% बढ़ी है। अच्छा, अगर उसके बाद महंगाई जो कम होने की बात करते हैं, आजकल आप सुन रहे हैं, ये वो महंगाई उस 50-60% के बाद की है जिसकी शरह थोड़ी सी कम हो गई है। आम लोग तो खैर नहीं मानते कि महंगाई कम होगी, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो ये वो जो 50 या 60% की महंगाई 2 साल में कमर तोड़ महंगाई हुई, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, उसके ऊपर महंगाई बढ़ने का जो फिगर है वो तो कुछ कम हो गया होगा अगर सरकार की बात मान लें, लेकिन जो लोगों के ऊपर जो बोझ पड़ गया और जिस बोझ के तले लोगों को कमर तोड़ महंगाई का मुकाबला करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई।
फिर अनएम्प्लॉयमेंट, आपने बजट के इर्द गिर्द सुना होगा 22% का फिगर, ये तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कम थोड़ी है। मेरे हस्बैंड की जॉब है इलेक्ट्रिशियन की, छोटी सी जॉब है उनकी, बिजली के बिल कम कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए पे करना, और इस गर्मी में हम लोग पंखे के बगैर बैठते। और मैं ये भी कहूँगी कि हर एक चीज़ में कमी कर दे, कुछ % कमी कर दे, लेकिन कर दे। हमारे किराए के घर है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है मैनेज करना। मुआशी हालात और महंगाई की सूरत हाल पर तबसरा करने वालों के पेश नज़र टेक्निकल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी और मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ शहरियों में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अगर जून 2024 से जून 2025 तक एक साल में सिर्फ कराची शहर के हालात पर नज़र डाली जाए तो महंगाई और बेरोजगारी की कोख से जन्म लेने वाली मायूसी के असरात को आम शहरियों की जिंदगियों और मालो मता पर वाज़े देखा जा सकता है। जून 2024 में सिर्फ एक महीने के अंदर डकैती की 5288 वारदातें हुईं। कराची की सड़कों पर मुसल्लह डाकुओं ने 2792 मोटरसाइकिलें छीन लीं। सिर्फ एक माह में कराची में 159 गाड़ियां छीन ली गईं। 1433 अफराद से मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए और सबसे अंधोनाक बात यह है कि इन वारदातों में 40 अफराद कत्ल हुए। यूं 2024 के इख्तिताम पर सिर्फ कराची में 72,578 स्ट्रीट क्राइम्स हुए। हर साल औसतन 6,000 अफराद मुसल्लह डकैतियों का शिकार होते हैं। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डकैती और चोरी की वारदातों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। साल भर में इस शहर में मुसल्लह डकैती की वारदातों की सूरत हाल का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सिर्फ रमज़ान के मुबारक महीने में शहर में मुसल्लह डकैतियों की 384 वारदातें हुईं। रवां साल के इब्तदाई 2 माह यानी जनवरी और फरवरी में 2000 मोटरसाइकिलें चोरी हुईं, जबकि 262 गाड़ियां चोरी हुईं। बड़ी परेशानी की सूरत हाल है और जिस तरफ जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कोई अच्छी शुनीद नहीं है। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि जी क्या इसका मतलब है कि अगले 6 महीने में कोई लोग शोर शराबा करेंगे, कोई फसाद करेंगे। मैं कहता हूँ कि मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और खुदा ना करे कि पाकिस्तान में कोई आग लगे इस किस्म की कि लोग जो हैं वो बाहर निकल आएँ और मामलात ख़राब हों। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये सोसाइटी में, हमारे माशरे में एक डिवाइड बढ़ रही है। मुआशी बदहाली और बढ़ता हुआ अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं, बल्कि बेरोज़गारी और मुआशी अदम तवाज़ुन से जराइम की तरफ माइल करने वाली नफ्सियात इस्लामाबाद जैसे खुशहाल और इंतज़ामी तौर पर मुस्तहकम शहर को भी अपनी लपेट में ले रही है। गुज़िश्ता माह जून के एक हफ्ते में इस्लामाबाद शहर में 42 गाड़ियाँ चोरी हुई, 11 मुसल्लह डकैतियाँ हुईं और 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इधर गाड़ियाँ देखते नई से नई, शौक़ तो हमें भी होता है, मगर हम ये अपना शौक़ जो कब्र में लेकर जाते हैं। हमारा ये शौक़ इधर दुनिया में पूरा होने वाला नहीं है। सोचते हैं हम भी कि हमारे पास भी अच्छा घर हो, हमारे बच्चों की तालीम अच्छी हो। हम जब आए थे यकीनन हम इन चीज़ों को लेकर आए थे कि हम तरक्की करेंगे, मगर अब हम इधर तरक्की नहीं कर सकते। इधर क्या मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास गुंजाइश होती तो मैं यकीनन मुल्क जो है छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता। अगर मुझे कोई अवेलेबल होते तो हम ये भी नहीं हो सकता हमारा। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी। पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देख लें, $बिलियन आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। हमारा जो एसेट है हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। किसानों को नुकसान पहुंचाया है, ज़मींदार हुए, हारी हुए, जितने भी गंदम के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले जो एग्रीकल्चर वाले हमारे भाई थे, सबको हुकूमत ने बहुत नुकसान पहुंचाया अपनी वादा खिलाफियाँ करके, गलत पॉलिसियों के तहत। मुआशी माहिरीन और ख़ास तौर पर मईशत के अवाम पर असरात का जायज़ा लेने वालों की पेशा वराना महारत पर मौजूदा बजट
कई अहम और संजीदा नौयत के सवालात उठाता है। अफरात-ए-ज़र और क़ुव्वत ख़रीद के दरमियान मौजूद खलीज को कैसे देखा जाए और किस तरह एक आम आदमी को समझाया जाए, ये खासा मुश्किल काम नज़र आता है। पिछले 3 साल से पर कैपिटा GDP हमारी कम हो रही है। इसको मतलब ये है कि पाकिस्तानी औसतन जो है उनकी आमदन कम हो रही है, पाकिस्तानियों की उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। इसीलिए जब हुकूमत ये दावा करती है कि अफरात-ए-ज़र कम हुआ है, तो इसका दावा या इसका बयानिया इसलिए नहीं बिकता कि अफरात-ए-ज़र जितना भी कम हुआ हो, पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद तो और भी कम हो गई है। तो पाकिस्तानी आज उतना नहीं ख़रीद सकते जितना 3 साल पहले ख़रीद सकते थे। जो लाख रुपया पिछले 3 साल पहले कमा रहा था पाकिस्तानी, उसकी लाख रुपए की आज जो वैल्यू है वो 60,000 रुपये है। और माँ सिवाय वज़राओं के और MNAs और MPs की किसी की तनख्वाह 10-15% से ज़्यादा नहीं बढ़ी पिछले 3 सालों में। तो अगर वो आज अगर वो नॉमिनली 1,20,000 रुपये भी कमा रहा है कहने को, लेकिन उसकी क़ुव्वत ख़रीद तो 60-70 हज़ार रुपये के बराबर है। क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। उसके बाद आप देखें कि बिजली के बिल का एक ताबड़तोड़ हमले हुए, गैस के बिल बढ़ गए, इनकम टैक्स बढ़ गया, दीगर चीज़ें महंगी हो गई, तो वो आदमी कहाँ से पूरा करे। शायद मैं पहला बजट देख रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, नौजवान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी 50% से ज़्यादा आबादी 30 एज के ब्रैकेट में आती है और हमारा वही सब कुछ है। उसकी वजह ये है हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी। पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड देख लें, $बिलियन आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। हमारा जो एसेट है हमारी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है। उसके लिए कौन सा आपने देखी है कोई स्कीम कभी बजट में कि नौजवानों को आपने ट्रेंड करना है, आपने एजुकेशन देनी है, आपने कुछ और करना है? कोई नहीं है। सब्सिडी सारी विड्रॉ की हैं इन्होंने। As long as you do not strengthen your people, you will never be able to create a strong country. लोगों को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तो तब तक आपका मुल्क मजबूत नहीं होगा। और ये वाकई मनोअन वही बात है जो कि आज हमें मंजर आम पे नज़र आ रही है। अगर किसी को अच्छी क्वालिटी के हेल्थ केयर की ज़रूरत है तो उसकी जेब में बहुत से पैसे होने चाहिए। बल्कि वो तो एक ऐसा शोबा बन गया है कि जो बासर लोग हैं वो तो जाते ही अपनी ट्रीटमेंट्स के लिए बाहर हैं। पार्लियामेंट के मेंबर्स को देख लें, काबीना के मेंबर्स को देख लें, वज़ीर आज़म के बारे में, उनकी फ़ैमिली के बारे में। इसी तरह एजुकेशन का मामला है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी में जाकर और इनके बारे में, इनकी इस्लाह के बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। तभी आपके लोग मजबूत होंगे, तभी आपका माशरा मजबूत होगा, कुछ इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मजबूत होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर बदकिस्मती से हालात बेहतर नहीं होंगे और ये बड़ी परेशानी की सूरत हाल है। नए बजट के अभी खदोखाल तैयार हो रहे थे कि मुल्क में ये बहस छिड़ गई कि गंदम की ख़राब पैदावार और ख़ास तौर पर हुकूमतों की तरफ से गंदम की नई फसल की कीमतों का तय ना किया जाना मुल्क में एक नए ग़ज़ाई बहरान का पेश खैमा है। गंदम के काश्तकारों को इस साल शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। 25% पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी जो आमदन है वो ज़राअत से आती है। हमारा 50% पाकिस्तानी ज़राअत में काम करता है। लेकिन हुकूमत ने जिस तरह गंदम की पॉलिसीज़ के तहत गंदम के किसानों को नुकसान पहुंचाया है, ज़मींदार हुए, हारी हुए, जितने भी गंदम के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले जो एग्रीकल्चर वाले हमारे भाई थे, सबको हुकूमत ने बहुत नुकसान पहुंचाया अपनी वादा खिलाफियाँ करके गलत पॉलिसियों के तहत। उसकी वजह से 2 चीज़ें हुई हैं कि गंदम की पैदावार में भी कमी हुई और किसान का तो ज़ाहिर है कि एकदम रोटी रोज़ी बंद कर दी आपने उन किसानों के, तो आपने दिवालियाँ निकाल दी। इसी तरह हुकूमत की बड़ी नाक़िस पॉलिसियाँ रही हैं ज़राअत के अंदर, इसीलिए गंदम भी पाकिस्तान में कम पैदा हुई है। लेकिन न सिर्फ गंदम बल्कि कपास पाकिस्तान में पिछले साल से कम पैदा हुई है, चावल पिछले साल से कम पैदा हुआ है, गन्ना पिछले साल से कम पैदा हुआ है और मकई भी पिछले साल से कम पैदा हुआ है। ये जो 5 क्रॉप हैं ये पाकिस्तान के बड़े मेन क्रॉप्स हैं, 5 बड़े क्रॉप्स हैं और 5 में हुकूमत ने जो है वो पिछले साल से कम पैदावार दिखाई है। तो हुकूमत की ये नाक़िस पॉलिसियों की मेरे ख्याल से ये एक मिसाल है, एक दलील है। किसानों के लिए कोई प्लान नहीं है, एग्रीकल्चर की बहाली के हवाले से कोई प्लान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना कि जी वो हमने ज़री आमदन पर टैक्स नहीं लगने दिया, भाई टैक्स तो लग गया है। IMF का जो आप अगर एग्रीमेंट देखें जो इन्होंने साइन किया है, 1 जुलाई से 4 सूबों में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नाफिज होगा। ये बेंचमार्क है,
ये शर्त है IMF की और ये आपने पूरी करनी है। और फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी इकनॉमिक टीम कह चुकी है कि ये लगेगा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें कोई अवामी वो नहीं है, चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ जो है ना, एक ऐसे लगता है कि ये कंपनी का बजट लगता है कि एक पब्लिक लिमिटेड तो नहीं, उसको आप कह सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक बजट है और जो IMF ने वेट किया है, और इसमें पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई समझता है तो पॉलिटिकल लोगों के लिए और लीड क्लास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि एक जानिब गुर्बत में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ उमरा करप्शन और रोज़मर्रा अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अरबों रुपए कमा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस आवाम से वादा किया था कि 2025-26 का बजट अवामी होगा, लेकिन अगर जुज़ियात को देखा जाए तो मौजूदा बजट भी अमीर आदमी और ऐसे किरदारों का फ़ायदा देने वाला बजट है जो करप्शन करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से माल बनाते और रियासत को टैक्स भी नहीं देते। आमतौर पर यह कहा जाता है कि IMF की हिदायत पर बनाया गया बजट है। जब IMF ये कहती है कि अशराफिया की टैक्स छूट ख़त्म की जाए तो इस पर अमल नहीं होता। मिसाल के तौर पर मौजूदा बजट में अशराफिया और बाअसर हलकों को 5,840 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है, जबकि गुज़िश्ता बरस ये 3,880 अरब थी। ये बजट भारी है आवाम पर, कई जावियों से है। एक जाविया इसका ये है कि आवाम जो है वो रिलीफ चाह रही थी कि चीज़ें कम होंगी, पेट्रोल प्राइसेस हैं या गैस है या इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो गवर्नमेंट अपने टारगेट मीट करने के लिए आवाम से अभी से ही 1 जुलाई से ही इजाफी पैसे निकालना शुरू हो गई है। और दूसरी जानिब जहां आवाम को रिलीफ देना था मुख्तलिफ शोबों में, हुकूमत का भी यही दावा है, पहले नंबर पर सैलरी क्लास है। उसके सारे तज़िये हमने देखे हैं जो अभी शक्ल आई है प्रैक्टिकली, उसमें सैलरी क्लास के साथ एक पज़ल आवाम के साथ खेला गया है और बिल्कुल ही नंबर की हेर फेर है, उसमें कोई उनको खातिर खा इजाफा नहीं मिला है। और दूसरी जानिब जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है, हमेशा गवर्नमेंट इसको मीट करने में नाकाम रहती है। पिछले साल भी ऐसा हुआ है, माली साल में, मौजूदा माली साल में भी एक पहाड़ खड़ा है जिसमें आवाम से ज़्यादा टैक्स निकालना है हुकूमत को, जो कि बज़ाहिर लगता है बहुत मुश्किल है। तजियाकार कहते हैं इसके लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा और जो टैक्स का टारगेट है हुकूमत मीट करने में कामयाब नहीं होगी।